हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम करेंगे जो हिंदी व्याकरण में हमारा विकारी टॉपिक चल रहा था, विकारी शब्द क्रिया, उसका पार्ट 2। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो हमने लास्ट क्लास में किया था पहले उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल की क्लास में आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आपको बताना था कि कौन सी क्रिया है। जिसमें पहला सेंटेंस था सीता बकरी को चारा खिलाती है। हमें इसमें बताना है कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कर्म कितने हैं? 2 हैं। कर्म कितने हैं? 2 हैं। और खिलाती है क्या है? क्रिया। कर्म 2 है और क्रिया है, तो ये क्या होगी? ये होगी द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। अब नंबर 2 पर सेंटेंस था सलमान खान ने गरीबों को कंबल दान दिए। इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें एकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? एकर्मक क्रिया है। ये क्वेश्चन में लगभग सभी को ही डाउट हुआ होगा कि इसमें द्विकर्मक क्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक कर्मक ही क्रिया है, क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया था, जो द्विकर्मक क्रिया होती है उसमें कर्म कितने होते हैं? 2। कौन से होते हैं? एक तो होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण। एक होता है गौण। जो ये मुख्य कर्म होता है, ये क्या होता है? एक तो क्रिया से ठीक पहले, क्रिया से ठीक पहले जो कर्म दिया होता है वो कौन सा होता है? मुख्य। क्रिया से ठीक पहले। और एक ये होता है निर्जीव। जो मुख्य होता है वो क्या होता है? निर्जीव और को विभक्ति रहित होता है। को विभक्ति रहित होता है। कल हमने जैसे डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जो को विभक्ति है वो हमेशा संजीव के साथ आएगी, निर्जीव के साथ नहीं आएगी। सिर्फ एक अपवाद था इसमें, बजाना और बढ़ाना। ये ही 2 ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ जो है कर्म चाहे संजीव हो चाहे निर्जीव हो, को विभक्ति जरूर आएगी। अब बात करते हैं गौण की। गौण जो होते हैं, ये जो गौण कर्म होते हैं, ये मुख्य कर्म के पहले होते हैं। किसके होते हैं? मुख्य कर्म के, मुख्य कर्म से पहले होंगे। और ये कौन सा होगा? ये जो होगा, जो गौण होगा कर्म, ये हमेशा संजीव होगा। क्या होगा? संजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा। को विभक्ति सहित होगा। यहां तक आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन था, अब मैं आपको बताऊंगी दोबारा। जैसे मैंने क्वेश्चन ये था हमारा कि सलमान खान ने गरीबों को कंबल दान दिए, यही था। अब देखिए, ये जो है इसमें ये तो है क्रिया। क्रिया से ठीक पहले कौन सा है? वो है कंबल। ये कौन सा होगा? ये होगा मुख्य, मुख्य कर्म। ये क्या है? निर्जीव। क्या है? निर्जीव। और क्या है? को विभक्ति रहित। को विभक्ति रहित। उसके बाद जो मुख्य से पहले जो होगा कर्म होगा वो कौन सा होगा? गौण। गौण कर्म कौन सा है? गरीब। और ये क्या होंगे?
हमेशा ही संजीव और को विभक्ति सहित, को विभक्ति सहित। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ये होते हैं गौण और ये जो मुख्य होते हैं, इसमें जो गौण, जिस वाक्य में जो दान है, दान का भाव होता है, उसमें जो गौण कर्म होता है उसको क्या है, संप्रदान कारक कहा जाता है, संप्रदान कारक कहा जाता है। इसीलिए अब पीछे कर्म कौन सा रह गया, मुख्य कर्म। क्रिया से पहले मुख्य कर्म है, एक ही कर्म है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा एक कर्मक क्रिया। किस में आएगा, एक कर्मक क्रिया। अब बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा हमारा सेंटेंस था, वो था न्यायाधीश ने अपराधी को मृत्यु दंड सुनाया। अब इसमें देखिए, ये तो क्या हुई, क्रिया, और ये क्या हुआ, ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। संजीव निर्जीव का इसमें भी हो रहा है, देखो, मृत्यु दंड और ये अपराधी। ठीक है, हो गया, दो कर्म है और क्रिया है, तो इसमें कौन सी होगी, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब बात आती है चौथे सेंटेंस की। चौथा हमारा कौन सा था, वो था अध्यापक ने बच्चे को डांटा। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगी क्रिया एक कर्मक क्रिया। कौन सी होगी, एक कर्मक क्रिया। ये तो था हमने जो कल किया था, उस पे हमने आज डिस्कस की है। आज का अब हमारा टॉपिक शुरू होता है, जो है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। कितने होते हैं, 5। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए संरचना के आधार पर, फिर तो आएगा 5। लेकिन अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, तो फिर कितने होंगे, 8। कितने होंगे, 8। प्रयोग के साथ में जो 3 प्रकार होते हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। अब बात आती है ये कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं संरचना के आधार पर, वो कौन से हैं। एक तो है संयुक्त क्रिया, उसके बाद आती है पूर्वकालिक क्रिया, फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया, फिर आती है नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, और उसके बाद ये तो हो गई 5 जो हैं संरचना के आधार पर। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर है, एक तो है सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, उसके बाद है सामान्य क्रिया, और तीसरी है इसमें सजातीय क्रिया। ये हैं क्रिया के प्रकार। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने हैं, 8। अगर अकेले प्रयोग के आधार पर पूछे तो 3, और संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार पूछे तो कितने हैं, 5। अब सबसे पहले बात करते हैं हम संयुक्त क्रिया। सबसे पहले किस पे बात करेंगे, संयुक्त क्रिया, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कौन सी होती है, इसमें क्या होता है, जो संयुक्त क्रिया होती है इसमें कार्य एक होता है, एक कार्य और 2 क्रियापद होते हैं,
दो क्रियापद होते हैं। एक कार्य होता है और दो क्रियापद होते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी कि किसी वाक्य में एक कार्य को बताने हेतु एक से अधिक क्रियापद क्या होते हैं, संयुक्त रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि आपने पाठ पढ़ लिया, आपने पाठ पढ़ लिया। अब देखिए, मैंने लिखा आपने पाठ पढ़ लिया, तो इसमें ये जो पढ़ लिया, पढ़ भी क्रिया है और ये भी क्या है, क्रिया है। ये दोनों क्या है, क्रिया हैं। दो क्रियाएं होगी ये, ठीक है, दो क्रियाएं। लेकिन काम कौन सा है, एक ही काम कर रही हैं, एक कार्य ही कर रही हैं, एक पाठ पढ़ रही हैं, दो क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर होगी संयुक्त क्रिया। कौन सी होगी यहाँ पर, संयुक्त क्रिया। अब बात आती है नंबर 2 पर, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, या जिसे हम क्या कहते हैं, पहले के काल की। क्या कहते हैं, पहले के काल की। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रही हूं। यदि वाक्य में दो क्रियापद प्रयुक्त हों और उनमें क्या हो, जो पहली क्रिया पहले आरंभ होती है और पूरी हो जाती है, और उसके बाद जो दूसरी क्रिया आरंभ होती है वो या तो चलती रहती है या जो है पूरी हो जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लिख दूं यहाँ पे, इसमें क्या होगा, इसमें दो तो क्रियाएं होंगी, दो क्रियाएं होंगी और कार्य भी क्या होंगे, दो होंगे। दो क्रियाएं और दो ही कार्य होंगे। लेकिन एक कार्य क्या होगा इसमें, लेकिन एक कार्य जो है पहले पूर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंडित ने नहाकर पूजा की, या पुजारी ने नहाकर पूजा की। अब देखिए, पहले पुजारी ने क्या किया, नहाया, ये क्रिया क्या हो गई, खत्म हो गई। पूजा कर रहा है या पूजा हो चुकी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर क्या होता है, ये जो होते हैं पूर्वकालिक जो क्रिया होती है, अधिकतर, सदैव नहीं, अधिकतर क्या होता है, इन वाक्यों में कर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, वो इन वाक्यों में कर जुड़ा होता है। सभी में ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो पहले उसने क्या किया, नहाया, उसके बाद उसने क्या की, पूजा की। कि इसका नाम ही तो ही था कि पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया जो पहले शुरू हुई वो पूरी हो जाती है, उसके पश्चात क्या है, दूसरी क्रिया आरंभ होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, राम पढ़कर सो गया। अब यहां देखिए, पहले सोया तो नहीं, वो पहले उसने पढ़ाई की, उसके बाद वो सोया। तो इसमें क्या हुई, दो क्रियाएं, पहले उसने पढ़ाई की, उसके बाद वो सो गया। सो गया, यहाँ पर क्या है, ये संयुक्त क्रिया है। क्या है ये, संयुक्त क्रिया। और ये पढ़कर एक कार्य हो गया, दूसरा चल रहा है, चाहे सो गया, इसका कोई पता नहीं हुआ है या चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये देखना है कि इसमें एक कार्य हो चुका होता है और दूसरा कार्य जो है शुरू हो जाता है। तो ये कौन सी होगी, पूर्वकालिक क्रिया।
अब बात आती है नंबर 4 पर, जो नंबर 3 पर, नंबर 3 पर जो हमारा चल रहा था वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? यदि वाक्य में कर्ता स्वयं को ही कार्य न करे और किसी अन्य से काम करवाए तो ऐसी क्रिया कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें जो कर्ता होता है, कर्ता कर्ता स्वयं कोई कार्य न करे और किसी अन्य से करवाए, और किसी अन्य से करवाता है या करवाए तो वो कौन सी होगी? वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें कर्ता दो होते हैं, लेकिन जो पहला होता है एक तो कार्य करेगा, एक कार्य करेगा और दूसरा कार्य करवाएगा। एक कार्य करवाएगा। यहां तक समझ आ गया सभी को? क्या कह रही थी मैं? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं कोई कार्य न करे बल्कि वह किसी और से करवाए, तो वहां पर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इसमें कर्ता तो दो होते हैं लेकिन कार्य एक ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कि टीचर छात्र से पाठ पढ़वाता है। टीचर छात्र से पाठ पढ़वाता है। टीचर छात्र से क्या करवाता है? पाठ पढ़वाता है। अब देखिए, ये जो टीचर है ये क्या कर रहा है? ये इसे प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा देने वाला कार्य कौन कर रहा है? कार्य करने वाला कौन है? वो है छात्र। कौन है? छात्र। कार्य करने वाला। यहां तक हो गया। अब ये है, इसमें क्या होता है? कर्ता तो दो हैं, मुख्य इसमें कौन सा होगा? मुख्य होगा ये जो प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, और टीचर ने प्रेरणा दी और छात्र ने कार्य किया। इसकी हमने डेफिनेशन यही की थी कि इसमें कर्ता होते तो दो हैं लेकिन कार्य क्या है? एक करता है। तो वहां पर क्या होगी? यहां पर होगी प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। ये दोनों हम एक साथ लेके चलेंगे तुलना के अनुसार। जैसे कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, और ये होगी नाम धातु क्रिया। कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। अब बात आती है कृदंत क्रिया की। जैसे हमने कहा था कि जो संस्कृत की मूल धातु होती है, संस्कृत की मूल धातु को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। लेकिन हिंदी में उसी धातु को हम वैसे ही क्रिया नहीं मान लेते, उसमें ना प्रत्यय जुड़ता है, उसके बाद ही वह जो है क्रिया बनती है। अब कृदंत क्रिया कौन सी होगी? ध्यान से सुनिएगा कि वह क्रिया जिसमें धातुओं में ना के अलावा, कोई भी हमने धातु ली, धातुओं में ना के अलावा यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, यदि कोई प्रत्यय जोड़
दिया जाए और बनने वाला शब्द क्रिया बनता है, और बनने वाला शब्द क्रिया बनता है, तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो होगी कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कौन सी क्रिया होगी? कृदंत क्रिया। जैसे ये जो, इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, क्रिया से क्रिया बनाए। क्रिया से क्रिया बनाए, कौन सी क्रिया होगी? वो कृदंत क्रिया होगी। कृदंत क्रिया होगी। यहां तक समझ में आ गया कि ना धातु को ना को छोड़कर हम अगर किसी धातु के साथ कोई और प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जो शब्द बनता है वो अगर क्रिया बनता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कृदंत क्रिया। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे, जैसे चल, चल में मैं ना जोड़ दूं कि क्या बनेगा? ये तो था इसका, ना हमें नहीं चलना, ठीक है। लेकिन हमने क्या यहाँ कहा है? ना को छोड़कर यदि कोई प्रत्यय लगाते हैं तो बनने वाला शब्द अगर क्रिया बनता है तो वो क्या होगा? कृदंत क्रिया होगी। जैसे मैंने ली क्रिया, धातु ली चल और प्रत्यय जोड़ा ता, तो क्या बनेगा? चलता। उसके बाद मैंने जोड़ा कर, तो क्या बनेगा? चलकर। मैंने जोड़ा चल योग आ, तो बना चला। अगर मैंने जोड़ा चल के साथ एगा, एगा, तो क्या बनेगा? चलेगा। ये तो थी हमारी कृदंत क्रिया, जिसमें ना के अलावा यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए और बनने वाला शब्द क्रिया बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। अब हमने नाम लिया था, जो मैंने लिया था वो था नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। ध्यान से सुनिएगा अब इसको, कि जो आपको पता है हमने जो किए थे विकारी शब्द, विकारी शब्द जिसपे हमने किया था, कौन से थे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब ये जो संज्ञा और सर्वनाम होती हैं, ये क्या होते हैं? नाम होते हैं। संज्ञा जो सभी नाम, दुनिया के सभी नाम, और सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम। और विशेषण क्या होता है? जो इन दोनों की विशेषता बताए। इन तीनों, ये तीनों क्या आ गए? फिर ये तीनों तो आ गए नाम, ये तीनों क्या आ गए? सॉरी, नाम। अब देखिए, हम बात कर रहे थे अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, इनमें प्रत्यय जोड़ दें। प्रत्यय जोड़ने से यदि कोई बनने वाला शब्द है, यदि क्रिया रूप धारण कर लेता है तो वो कौन सी क्रिया होगी? वो होगी नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया। कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में जब हम प्रत्यय को जोड़ें तो उससे जब कोई शब्द बने, अगर वह शब्द क्रिया का रूप ले ले तो वह कौन सी क्रिया होगी? वो होगी नाम धातु
क्रिया। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा चमक, चमक। अब मैं इसमें ना जोड़ दूं तो क्या बनेगा? चमकना। जैसे लज्जा, ना जोड़े तो क्या बनेगा? लजाना। क्या बनेगा? लजाना। उसके बाद मैंने लिखा रंग, ना जोड़ा तो क्या बना? रंगना। क्या बना? रंगना। अगर मैं आ प्रत्यय जोड़ दूं, जैसे मैंने लिखा हाथ, तो आ इसमें जोड़ा तो क्या बना? हथियाना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। कृदंत प्रत्यय जो क्रिया थी उसमें हमने क्या किया था? सिर्फ ना को छोड़कर अगर हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं जो शब्द बनने वाला होता है, अगर वो क्रिया बनता है, बनने वाला शब्द क्रिया बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया। और नाम धातु जो क्रिया है उसमें हमने क्या किया? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो जो बनने वाला शब्द अगर क्रिया का रूप धारण कर लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। अब बात आती है, ये तो हो गए हमारे जो है संरचना के आधार पर जो क्रिया के प्रकार थे वो। अब हम करेंगे जो है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें सबसे पहला था सामान्य क्रिया। कौन सी थी? सामान्य क्रिया। सीधा सा है इसमें कि एक कार्य और एक ही क्रियापद, एक कार्य और एक ही क्रियापद भी क्या होगा? क्रियापद एक होगा। जैसे जैसे मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें एक ही कार्य कर रहा है और एक ही क्रिया है। एक कार्य एक क्रिया तो क्या होगी? सामान्य क्रिया होगी। अब बात आती है नंबर 2 पर इसकी, जो थी नंबर 2 पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है? जो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली होती है वो कौन सी होती है? सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया कौन सी होती है? वो होती है सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह हिंदी में जो है क्रिया होती हैं, जो सहायक क्रियाएं होती हैं, जो जैसे सहायक क्रिया जिससे हम ये भी कह सकते हैं ये क्या होती है? ये हमें सहायक क्रिया वाक्य में जो है, वाक्य में काल की परिचायक, परिचालक होती हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा कि हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें क्रिया कौन सी है? पढ़ना। रहे हैं, रही है, रहे हैं, ये किस में आता है? ये आता है वर्तमान में। किस में आता है? वर्तमान में। यहां तक समझ आ गया? अब बात आती है जो इसका लास्ट प्रकार है, लास्ट है नंबर 3 पर सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है? समान जाति की क्रिया। समान जाति की क्रिया। जैसे हम लिखते हैं वाक्य किससे बनता है? जैसे कर्ता
कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो। मैं आपको स्टार्टिंग से ये कह रही हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाऊंगी, आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जो मैं करवा रही हूँ उस पर अच्छे से ध्यान देना होगा, तभी आपको ये जो है समझ आएगा। अब इसमें बात आती है, ये जो कर्ता और कर्म है ये क्या होते हैं? ये होते हैं संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये क्या होती है? ये धातु होती है। क्या होती है? धातु होती है। अब देखिए, इसमें एक बात है इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखनी है आपको, कि जो सहजातीय क्रिया होती है इसमें जो कर्म होता है वो संज्ञा सर्वनाम से नहीं बनता, बल्कि यह भी धातु से बना होता है। ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि जो सहजातीय इस क्रिया में जो कर्म होता है, इस क्रिया में कर्म संज्ञा या सर्वनाम से नहीं बनता, बल्कि वह यह भी धातु से बना होता है। बल्कि यह भी क्या है? धातु से बना होता है। जैसे मैंने लिखा, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको इसके, जैसे मैंने चढ़ाई चढ़ी। अब देखिए, कर्म और क्रिया इन दोनों में धातु क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। धातु इसमें कौन सी है? चढ़ धातु। कौन सी है? चढ़ धातु। और एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है कि जब वाक्य में कर्म और क्रिया समान धातु से बने हों तो इनकी जाति क्या होगी? समान होगी। वही बात आ गई जो हमने स्टार्टिंग में कही थी, समान जाति की क्रिया। जैसे मैंने बोला कि भारत ने लड़ाई लड़ी। भारत ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब इन दोनों में भी क्या है? धातु जो है वो है सेम है। धातु क्या है? सेम है। ये क्रिया हमारी यहीं पर ही कंप्लीट होती है। इसमें क्रिया का जो प्रकार है काल के आधार पर, वो हम पहले काल करेंगे, उसी में ही मैं आपको उसमें क्या उसको टॉपिक को कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि जब तक हम काल नहीं करेंगे तब तक हमें ये क्रिया का जो प्रकार है काल के आधार पर वो समझ नहीं आएगा। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ, और प्लीज जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू।